अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बुशरा अस्करी गिविंग द लेक्चर इन द लर्नर्स एकेडमी। आज जो है हम सेकंड पार्ट ऑफ द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ डॉलर मिलर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये थ्योरी जो है ये हमें बताती है कि हम किस तरह रिस्पॉन्स और जो स्टिमुलस है वो आपस में एक सर्कमस्टेंस में किस तरह जो है वो कनेक्टेड हैं इन ऑर्डर टू लर्न। अब जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड है वो इसमें नज़र आता है। अब जो है हम आपको ये बताएंगे इन ऑर्डर टू लर्न वन मस्ट वांट समथिंग, यानी कि हमारे पास कोई ड्राइव होनी चाहिए। नोटिस समथिंग, हम कुछ महसूस करें। नंबर 3 है डू समथिंग, हम कुछ रिस्पॉन्स करें। नंबर 4 पे गेट समथिंग, फिर हमें कुछ जो भी हमने एक्शन किया उसका हमें कुछ रिवॉर्ड मिले। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लर्निंग प्रोसेस मस्ट बी साइम टू रिस्पॉन्स फैक्टर्स, यानी कि रिस्पॉन्स ज़रूर होना चाहिए। और डॉलर अकॉर्डिंग टू डॉलर एंड मिलर रिस्पॉन्स कैन बी लिंक टू गिवन क्यू, यानी कि कोई ऐसे स्टिमुलस होना चाहिए कि रिस्पॉन्स अकर हो। यानी कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एक पेवलॉव है कि जो डॉग है उसमें ये होता है कि एक डॉग को खाना नज़र आता है, वो स्टिमुलस हो गया और वो फिर उसको सलाइवा प्रोड्यूस होता है, उसके मुंह में पानी आता है। तो ये हो गया स्टिमुलस और रिस्पांस का कनेक्शन। अच्छा, कुछ जो रिस्पांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अकर होते हैं औरों के मुकाबले में, तो इससे हमें पता लगता है कि कौन सा इनिशियल हायरार्की ऑफ रिस्पांस, यानी कि अगर डॉग है उसके आगे अगर हम कोई और चीज़ रख दें तो वो उसको रिस्पांस नहीं प्रोड्यूस होगा। तो हम इस बात को कहते हैं कि इनिशियल हायरार्की ऑफ रिस्पांस, यानी कि उसकी क्या हायरार्की बन रही है। तो जैसे उसका खाना रखा तो उसके मुंह में पानी आया, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ रिजल्टेंट हायरार्की। अब हम कुछ और भी रख सकते हैं मगर उसके मुंह में पानी नहीं आएगा, तो फिर हमें ये पता लगेगा कि जो स्पेसिफिक है गोश्त रख दिया या कैसे खाना रख दिया तो उसके मुंह में पानी आएगा। तो दिस इज़ कैन बी कनेक्टेड विद स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। और इसमें ये होता है कि प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि कितना चांस है एक रिस्पॉन्स को अकर होने में। सेकेंडरी ड्राइव एंड लर्निंग प्रोसेस, जब एक बच्चा बड़ा होता है या उसके पास, तो फिर उसके अंदर प्राइमरी नीड्स होती हैं। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई सच एज शॉक में elicit इंटेंस इंटरनल रिस्पॉन्स। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई सच एज शॉक वगैरह जो होते हैं वो इंटेंस जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे हमें पता है एक बच्चा होता है तो उसके जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके एक्सपीरियंस ग्रो होता है तो उसके रिस्पॉन्सेस भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। यानी कि इन टर्न जो उसके रिस्पॉन्सेस बढ़ते हैं, लेकिन जो उसकी जो ड्राइव्स होते हैं उसके हिसाब से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होंगे। यानी कि बच्चे की ड्राइव अगर सिंपल हैं तो रिस्पॉन्स भी सिंपल होंगे, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो ड्राइव्स भी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। इंटरनल स्टिमुलाई भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो इंटरनल स्टिमुलाई जो होते हैं वो हमें जो गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जो है उनको हम ये कह सकते हैं कि उनकी वजह से ड्राइव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। और इन ड्राइव को जो है इंटरनल ड्राइव्स होती हैं, और ये जो फिर हमारे जो रिस्पांस होते हैं वो उन्हीं के मुताबिक होते हैं। और इसके अलावा ये जो इंटरनल स्टिमुलाइज जो होती हैं एक क्यू की तरह एक्ट करती हैं, यानी कि कोई सिग्नल की तरह एक्ट करती हैं, और ये उस वक्त तक एक्टिव रहती हैं जब तक कि हमें रीइंफोर्समेंट ना मिले, और ये कि उस वक्त तक भी एक्टिव रहती हैं जैसे कि कोई फटीग हो गया
इस तरह की कोई चीज़ होगी, तो हमारे इंटरनली जो हमारे होती हैं फैक्टर्स, उनकी वजह से ये ड्राइव्स होती हैं और हम उसी तरह हमारा रिस्पांस होता है। जैसे कि एक इंसान को इंटरनली वो खुशी महसूस कर रहा है, तो वो खुशी में अच्छा रिस्पांस करेगा, हंसेगा और लोगों के साथ अच्छे से बात करेगा। तो और वो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा खुशी में भागने लग जाए, दौड़ने लग जाए, तो उस वक्त तक वो इस तरह करेगा जब तक कि वो थक नहीं जाएगा। तो उसको अंदर से खुशी होती है तो वो इस तरह का रिस्पांस देगा। तो दीज आर द इंटरनल स्टिमुलाई। अच्छा, ओवर स्टिमुलाई जो होते हैं जैसे कि फियर एंड फोबिया की वजह से भी होते हैं, और वो और हम फिर उसके मुताबिक हम रिस्पांस देते हैं। कुछ जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हायर मेंटल प्रोसेसेस की वजह से भी होते हैं। कुछ हमारी जो लैंग्वेजेस वगैरह होती हैं वो हमारे हायर मेंटल प्रोसेसेस में उनका शुमार होता है। जैसे हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हम अपने हायर मेंटल प्रोसेसेस जो इनको इस्तेमाल करते हुए जो है लैंग्वेजेस लर्न करते हैं। क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब डॉलर और मिलर जो है वो साइकोएनालिटिक थ्योरी के बहुत ज़्यादा फेवर में थे, और अकॉर्डिंग टू देम दे एग्रीड द एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट हाफ डजन ऑफ, यानी कि फ़र्स्ट 6 years ऑफ लाइफ वो इम्पोर्टेंट होते हैं इंसान की बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए, जो एडल्ट में आदमी एक इंसान जो होता है मैनिफेस्ट करता है। कुछ जो होते हैं हमारे नॉर्म्स के मुताबिक कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है, और जैसे एग्रेशन अगर हो गया तो वो नॉर्म के मुताबिक नहीं है। तो अगर इंसान बहुत एग्रेसिव होगा या फ्रस्ट्रेशन शो करेगा तो ये होगा कि उसमें न्यूरोटिक टेंडेंसीज़ होंगी जो कि एक इंसान लर्न करता है, और अगर वो सोसाइटी के हिसाब से बिहेव नहीं करेगा तो ये होता है कि फिर वो बैड बिहेवियर लर्न करता है, और इस तरह वो उसके अंदर न्यूरोटिक टेंडेंसीज़ आती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है डॉलर और मिलर की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, और थोड़ा सा अनकॉन्शियस जो प्रोसेसेस हैं उसको भी डॉलर और मिलर जो है वो एड्रेस करते हैं, मगर इतनी ज़्यादा जो है फ्राइड की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अपनी थ्योरी में उन्होंने एसिमुलेट नहीं किए हैं। नंबर 2, कन्फ्लिक्ट। जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इफेक्टिवली और उसका कॉन्ग्रेंसी होती है और वेल इंटीग्रेटेड होता है, मगर जब ऑल पर्सनैलिटी थ्योरी मस्ट डील डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द प्रॉब्लम्स पोज्ड फॉर द ऑर्गेनिजम्स, इसमें ये कन्फ्लिक्टिंग टेंडेंसीज़ भी आती हैं जिसकी वजह से एक इंसान के अंदर 5 एजम्पशंस कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर के मिलर एंड डॉलर ने हमें बताए हैं, जो कि इसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। नंबर 1 पे जैसे इसने कहा है कि अप्रोच एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें कि एक इंसान किसी गोल की तरफ चाहता है कि वो अचीव करना, तो हम उसको कहेंगे वो ग्रेडियंट ऑफ अप्रोच है। सेकंड नंबर पर एक इंसान है जो नेगेटिव स्टिमुलस है वो इंसान के नज़दीक आता है, तो और वो उसको अवॉइड करना चाहता है, जैसे कि कोई डर या खौफ हो गया तो हम उसको कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ अवॉइडेंस। अच्छा, थर्ड असम्पशन है ग्रेडियंट ऑफ अवॉइडेंस इज स्टीपर देन द ग्रेडियंट ऑफ अप्रोच। This implies the rate at which avoidance tendency increases, which approach to the goal is greater than the rate at which approach tendency increases under the same conditions. अब एक तरफ तो अवॉइडेंस टेंडेंसीज़ हैं और एक तरफ जो है वो अप्रोच टेंडेंसीज़ हैं, तो जो कि इंसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगी, जो जिससे इंसान खुश होगा वो उसी तरफ जाएगा, यानी कि जो टेंडेंसी स्ट्रॉन्गर होगी इंसान उस तरफ अपने बिहेवियर को लेकर जाएगा, अपना रिस्पांस देगा।
जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान है, वो कहीं बाहर जाना चाहता है, मगर बाहर जो है और वो पार्क में जाना चाहता है, मगर बाहर बहुत तेज़ जो है वो आंधी आ रही है और वो नहीं जाता, तो इसका मतलब है कि वो उसको अवॉइड करेगा। तो इसमें जो टेंडेंसी है वो अवॉइडेंस की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो बाहर जाने को अवॉइड करेगा। अब इन दोनों सूरतों में जो है कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो जैसे पहले टाइप ऑफ एक कन्फ्लिक्ट है कि एक आदमी एक यंग वुमेन से शादी करना चाहता है, मगर इसके साथ ही वो जब वो नज़र आती है तो वो एम्बेरस्ड और अनकम्फर्टेबल और अफ्रेड भी हो जाता है। दूसरी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डॉलर मिलर ने बताया है कि जिसमें एक लड़का है जो कि वो खेलना चाहता है और वो जो है वो उसको लोग कहते हैं कि तुम दरख्त पर चढ़ो, मगर वो दरख्त पे नहीं चढ़ सकता है क्योंकि दरख्त पर चढ़ना उसके लिए ख़तरनाक है। मगर उसके साथ ही जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम दरख्त पे नहीं चढ़ोगे तो तुम जो है वो बुज़दिल होगे। तो इन दोनों अप्रोच में वो फंस के रह जाता है, तो ये कन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस करती है। न्यूरोसिस किस तरह लर्न किया जाता है? जब शुरू में जब इंसान बड़ा होने लगता है, जैसे कि बच्चे हैं, तो लर्निंग सिचुएशन होती है, इसमें फीडिंग सिचुएशन, टॉयलेट ट्रेनिंग, सेक्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू कंट्रोल एग्रेशन, वो जो है ना मिसहैंडल्ड, पेरेंट्स से मिसहैंडल्ड हो जाते हैं, तो इंसान को एंग्जाइटी और गिल्ट फीलिंग होती है जो कि सारी ज़िंदगी उसके साथ चलती है, और इसको हम कहते हैं न्यूरोटिक कन्फ्लिक्ट। डॉलर मेरे ने जो है साइकोथेरेपी का भी बताया, यानी कि हम सिर्फ कन्फ्लिक्ट में नहीं रह सकता इंसान, तो साइकोथेरेपेटिक जो प्रोसेस है उसके थ्रू अपने कन्फ्लिक्ट को ख़त्म भी किया जा सकता है। एक थेरेपी प्रोसेस डॉलर मिलर ने बताया कि जब कोई क्लाइंट आता है तो अपनी प्रॉब्लम को बताता है, तो जो थेरेपिस्ट है वो न्यूट्रल होकर उसकी प्रॉब्लम को सुने और अंडरस्टैंड करे। इस तरह काफ़ी हद तक क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। समरी में हम ये कहेंगे कि जो थ्योरी है वो ज़्यादा कंसर्न करती है हैबिट्स फॉर्मेशन पे, और किस तरह हैबिट्स जो हैं वो डिज़ोल्व होती हैं। और ये जो थ्योरी है डॉलर मिलर की स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, ये काफ़ी इकोनॉमिकल है और एलिगेंट है, और ये क्लोज टू द नेचुरल साइंस है। Stimulus response theory can accurately be labeled a laboratory theory in contrast to other theories which we have dealt where the role of clinician or naturalistic observation has been much more important. अब इस थ्योरी में जो रोल होता है वो थेरिस्ट का या थेरेपिस्ट का वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ऑब्ज़र्व करता है कि किस स्टिमुलस की वजह से एक इंसान का क्या रिस्पांस होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 36, उसकी तरफ हम आपसे दोबारा से इंटरेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।